लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त और मार्गदर्शक विवेक मिश्र का। राजनीति विज्ञान अभ्यास सीरीज में यह राज्य से संबंधित दूसरा वीडियो है। इस पेपर में हम कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हमारा आज का पहला सवाल है, सामाजिक संवेदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, एक मानवकृत संस्था है, राज्य प्राकृतिक और आवश्यक है, या फिर राज्य की प्रकृति सावयवी है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि सामाजिक संवेदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य को एक नैतिक संस्था माना है आदर्शवादी विचारकों ने, जैसे कि अरस्तु, प्लेटो, कांट, हीगल और टी.एच. ग्रीन। इसके अलावा राज्य को एक मानवकृत संस्था माना है संविदावादी सिद्धांत के समर्थकों ने। इसमें महत्वपूर्ण हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। इसके अलावा राज्य को एक प्राकृतिक और आवश्यक माना है अरस्तु ने, और राज्य की प्रकृति को सावयव माना है स्पेंसर, हीगल और अरस्तु ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दो सूची दी गई है। एक तरफ आपको दृष्टिकोण और दूसरी तरफ उसके प्रवक्ता का नाम दिया गया है। राज्य दमन का एक प्राकृतिक चक्र है, यह कथन है कार्ल मार्क्स का, यानी कि ए में आपका 4 सही होगा। इसके बाद है राज्य एक जीवधारी संगठन है, तो राज्य को एक जीवधारी संगठन माना है हर्बर्ट स्पेंसर ने, तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा बी का 1। इसके बाद है राज्य पूर्ण नैतिक विकास की आवश्यक परिस्थितियों का सृजन करता है, तो यह स्टेटमेंट है टी.एच. ग्रीन का, यानी कि सी में आपका 2 होगा। और उसके बाद राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो डी में आपका 3 होगा, यानी कि आपका जो विकल्प हो जाएगा इसमें सही होगा वो होगा विकल्प संख्या सी 4, 1, 2, 3 आपका इसमें सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित कौन है? जेंक्स, हेनरी मैन, मॉर्गन या फिर मैक्लेनान। तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी, यानी कि हेनरी मैन इसका सही विकल्प हो जाएगा। हेनरी मैन जो है वो राज्य की उत्पत्ति से संबद्ध पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित माना जाता है। आदिम समाज जो है वो पितृसत्तात्मक थे, जिनसे जनजातियों या कबीलों का विकास हुआ। यही कबीले आगे चलकर राज्य के रूप में विकसित हो गए। पहले परिवार का मुखिया ही सर्वेसर्वा होता था, जो परिवार के हर मुद्दे पर अपना बाध्यकारी निर्णय देता था। यही धीरे धीरे चलकर परिवार से समुदाय और नागरिक समाज में परिवर्तित हुआ और आज स्थापित राज्य बन चुका है। हेनरी मैन इस संदर्भ में कहते हैं कि प्रगतिशील समाज स्थिर स्थिति से अनुबंध की ओर अग्रसर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य एक मानवकृत संस्था है, एक संप्रभु है, या एक लोकतांत्रिक है, या फिर निरंकुश है। सही जवाब इसमें होगा विकल्प संख्या ए, यानी कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के अनुसार इसका जो केंद्र बिंदु है वो है कि एक मानवकृत संस्था है राज्य। मध्यकाल में राज्य को एक दैवी संस्था माना जाता था, जिसके कारण राजा को देवपुत्र मानकर जनता की जगह देवता के प्रति उत्तरदायी मान लिया गया था। 16वीं सदी में हॉब्स और 17वीं शताब्दी में लॉक और रूसो जैसे अनुबंधवादी विद्वानों ने राज्य का निर्माण एक सामाजिक समझौते का परिणाम माना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी इच्छा का समझौते में योगदान दिया था। इस प्रकार राज्य एक मानवकृत संस्था सिद्ध हो जाती है, जिसका शासक या संप्रभु एक निश्चित कर्तव्य या वादे से बंधा होता है और उसे तोड़ने पर वह जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, न कि देवता के प्रति। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, समाजवादी राज्य बल देता है राजनीतिक स्वतंत्रता पर, आर्थिक सुरक्षा पर, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। तो सही जवाब इसमें होगा आर्थिक सुरक्षा पर, यानी विकल्प संख्या बी इसमें सही होगा।
समाजवादी राज्य का मुख्य विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से समानता के स्तर पर लाया जाए, न तो कोई गरीब हो और न ही अमीर। यह राज्य निजी संपत्ति का सबसे बड़ा आलोचक होता है और समाज के समस्त संसाधनों को समाज के हित में राष्ट्रीयकरण करने पर समर्थन करता है। समाजवादी राज्य व्यक्ति की समानता को महत्व देता है, न कि स्वतंत्रता को, और यही कारण है कि इन राज्यों में संविधान को समाजवादी लक्ष्य प्राप्ति का साधन माना जाता है, न कि लोकतांत्रिक राज्यों की तरह कोई पवित्र प्रलेख या दस्तावेज, और इसमें न्यायपालिका को भी विशेष स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यह कथन किसका है? तो राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यह कथन आपको बताना है कि यह कथन किसका है, और आपके विकल्प हैं मार्गेंथाउ, किन्सी, राइट या स्प्राउट या फिर थॉमसन। तो सही जवाब इसमें होगा मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ ने कहा था कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष कर रही है। मार्गेंथाउ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांतकार हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक राष्ट्रों के मध्य राजनीति में अपना विचार दिया। इनके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र का उद्देश्य अधिक से अधिक शक्ति का अपने पक्ष में संकेंद्रण करना होता है, यही उनके राजनीति का उद्देश्य होता है। शीत युद्ध, क्षेत्रीय संगठनों, सैनिकों संगठनों जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट इत्यादि का उद्देश्य राष्ट्रों का शक्ति संघर्ष के लिए किए गए कार्य मात्र ही होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित है। राजनीति की यह परिभाषा किसने दिया है? विकल्प आपके हैं डेविड ईस्टन, हैरोल्ड लॉसवेल, रॉबर्ट डहल या चार्ल्स मेरियम। सही जवाब इसमें होगा विकल्प ए, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन आधुनिक बहुलवादी राजनीतिक विचारक माना जाता है। व्यवहारवाद के प्रमुख सिद्धांतकार और उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता ईस्टन ने राजनीति को समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ईस्टन ने माना कि राजनीति समाज में व्यवस्था बनाए रखने का एक साधन है जो अलग अलग वर्गों की मांगों के मध्य सामंजस्य बनाए रखने का माध्यम है। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का जनक मानते हैं, जबकि हैरोल्ड लॉसवेल और रॉबर्ट डहल ये प्रमुख बहुलवादी विचारकों में आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह विचार जुड़ा है व्यक्तिवादियों से, अराजकतावादियों से, मार्क्सवादियों से या फिर सोफिस्टों से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि व्यक्तिवादियों से। व्यक्तिवादी विचारक जो हैं वो मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, आवश्यक भी है और बुराई भी है। देखते हैं क्यों। व्यक्तिवादी विचार राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। कहने का मतलब है कि राज्य एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करता है, स्वतंत्रता पर कई प्रतिबंध लगाता है और समानता के नाम पर व्यक्ति की क्षमता पर निरंकुश लगाकर लाभ को भी सीमित करता है। व्यक्तिवादी ये चाहते हैं कि राज्य न्यूनतम भूमिका का निर्वहन करे और रात्रि प्रहरी मात्र की तरह काम करे। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि व्यक्तिवादी विचारक जैसे लॉक, स्पेंसर, बेंथम, जे.एस. मिल राज्य को बुराई तो मानते हैं लेकिन उसे समाप्त करने के पक्ष में नहीं होते हैं, क्योंकि संपत्ति की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, नियमनकारी व्यवस्था इत्यादि को बनाए रखने के लिए राज्य की आवश्यकता भी होती है। मार्क्सवाद जो है वो राज्य को शोषण का यंत्र मानता है जो वर्गयुक्त समाज में सत्ताधारी वर्ग के हाथ में शक्तियों के शोषण के लिए प्रयुक्त होता है। अराजकतावादी राज्य का तत्काल अंत चाहते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की सत्ता, चाहे वो संगठित हो या निजी, उसे ये गलत मानते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस तरह का सवाल आपको कल के टेस्ट पेपर में 2 बार आया था। तो सबसे पहले राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके विकल्प हैं मैकियावली, प्लेटो, कार्ल मार्क्स या हर्बर्ट स्पेंसर। तो सही जवाब इसमें होगा प्लेटो, यानी कि विकल्प संख्या बी। सबसे पहले
प्लेटो जो है वो राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपनी पुस्तक रिपब्लिक में। इसने कहा कि राज्य को व्यक्ति का महत्तम विस्तार माना जा सकता है। इस सिद्धांत के तहत राज्य को व्यक्ति के सदृश ही एक जीव माना जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति का मस्तिष्क, हाथ, हृदय और मन होता है, वैसे ही राज्य के भी विवेकी दार्शनिक राजा, सैनिक और उत्पादक वर्ग होते हैं जो राज्य को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके समर्थकों की बात कर लें तो स्पेंसर, अरस्तु, हॉब्स इसके अन्य समर्थक हैं। अगला सवाल है, राज्य के उद्भव के दैवी सिद्धांत से अभिप्राय क्या है? डिवाइन नाम के एक संत ने राज्य का निर्माण किया। पोप द्वारा राज्य का निर्माण हुआ। ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया, या बहुसंख्यक मतदान द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है? तो सही जवाब इसमें होगा ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया, यानी कि विकल्प संख्या इसमें आपका सी सही होगा। राज्य की उत्पत्ति के सबसे पहले सिद्धांत में दैवी सिद्धांत को रखा जाता है। इसके अनुसार ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है। मनुष्यों का जीवन जब अराजकता से बहुत दूभर हो गया, तब ईश्वर ने राज्य बनाकर एक व्यवस्था की स्थापना किया। भारतीय राजनीतिक दर्शन में ब्रह्मा ने मनु को पृथ्वी पर अराजकता समाप्त करके शासन करने के लिए भेजा था। इस प्रकार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि हुआ और राज्य की स्थापना उसी की प्रेरणा से मानी जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो, राज्य की अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार हो, राज्य अपनी प्रजा की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करता हो, या राज्य का अपने स्रोतों पर नियंत्रण हो। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प बी, राज्य की अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार हो। इसमें आप देखें अगर तो सर्वसत्तात्मक राज्य अपनी प्रजा पर सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, नैतिक प्रभुत्व भी रखता है। लोगों की सामाजिक और पारंपरिक गतिविधियों के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी ये राज्य नियंत्रण कर लेते हैं, जैसे तत्कालीन समाजवादी राज्य चीन, रूस, क्यूबा इत्यादि। ऐसा राज्य जिसमें संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो उसको निरंकुश राज्य कहते हैं। जो राज्य अपनी प्रजा का संपूर्ण ख्याल रखते हैं उनको कल्याणकारी राज्य कहते हैं, और जिन राज्यों का अपने स्रोतों पर पूर्ण तरह से नियंत्रण हो उनको संप्रभु राज्य कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो राज्य के आवश्यक तत्व आप जानते हैं जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और प्रभुसत्ता हो, तो विकल्प आपका बी होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान के तथ्यों के आधार पर अधिक उचित और विश्वस्त है? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या सामाजिक अनुबंध सिद्धांत? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत, यानी विकल्प संख्या सी आपका सही होगा। विकासवादी सिद्धांत जो है उसका मानना है कि राज्य की स्थापना नहीं बल्कि विकास हुआ है। रक्त संबंधों से कुटुंब यानी कि परिवार, परिवार से गांव, गांव से जन, जन से जनपद, और धीरे धीरे राज्य जो है वो कुटुंब का स्वरूप आकार में आ गया। इसमें युद्धों, धर्म और चेतना की अपनी अपनी भूमिका भी रही है। शक्ति सिद्धांत का मानना है कि राज्यों की स्थापना पराक्रमी और योग्य लोगों के नेतृत्व में युद्धों के माध्यम से हुई। दैवी सिद्धांत राज्य के पीछे ईश्वरीय इच्छा को मुख्य कारण मानता है, और सामाजिक अनुबंध सिद्धांत ये मानता है कि लोगों की राजनीतिक चेतना और आवश्यकता ने उन्हें मिलकर एक सहमति तक पहुंचने के लिए बाध्य किया और राज्य अस्तित्व में आ गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, एक कल्याणकारी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य होता है, समाजवादी राज्य होता है, पंथ निरपेक्ष राज्य होता है, या प्रशासनिक राज्य होता है? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि एक कल्याणकारी राज्य जो है वो लोकतंत्रात्मक राज्य होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है? आपके विकल्प हैं ए बेंथम, बी जे.एस. मिल, सी हीगल और डी टी.एच. ग्रीन। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी,
यानी कि जेएस मिल आपका सही जवाब होगा। जेएस मिल जो है वो एक उपयोगितावादी विचारक है। इसने मनुष्य की स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया और इन्होंने दो प्रकार के कार्यों की बात किया है, जिसमें से पहला है स्वपरक और दूसरा है परपरक। स्वपरक में इन्होंने पूरी तरह से नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, जबकि परपरक कार्यों में इन्होंने राज्य के बंधन की बात कही। विद्वानों के अनुसार अगर बात करें तो कार्यों को स्व और पर में बांटना एक विरोधाभास है, क्योंकि यह अंतर करना ही मुश्किल है कि किस कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है और किसका नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जेएस मिल ने सब कुछ देकर भी कुछ नहीं दिया। बेंथम जेएस मिल के गुरु और उपयोगितावाद के जनक थे। हीगल जो है वो द्वंद्वात्मक पद्धति के जनक थे। ग्रीन जो है वो ब्रिटेन के महान व्यक्तिवादी आदर्शवादी विचारक थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? तो तिब्बत इसमें से राज्य नहीं होगा, क्योंकि यह चीन के नियंत्रण में है और इसके पास पूरी तरह से जो स्वतंत्रता की बात है, सब पूरी तरह से संप्रभुता की बात है, तो संप्रभुता ये पूरी तरह से संप्रभु नहीं है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि तिब्बत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थक है? आपके विकल्प हैं बेंथम, जेएस मिल, हॉब्स या जेम्स प्रथम। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा जेम्स प्रथम, विकल्प संख्या डी। अब राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति खुद ईश्वर के द्वारा हुई और धरती पर राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। प्रजा को राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं होगा। बेंथम जो है वो उपयोगितावादी विचारक है और इसके अनुसार राज्य की अवज्ञा के दोष राज्य की आज्ञा पालन से बड़े हैं। जेएस मिल भी एक उपयोगितावादी विचारक है, लेकिन वह राज्य को कल्याणकारी उदारवाद की ओर मोड़ता है, जबकि हॉब्स जो है वो संविदावादी सिद्धांतकार है और जो यह मानता है कि राज्य का जो निर्माण हुआ है वो संविदा के परिणाम स्वरूप हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित एक जन समूह है, यह कथन किसका है? आपको याद होगा कि ये सवाल आपको कल भी मिला था पहले अभ्यास सीरीज में, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया था। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि ब्लंडसली। आधुनिक काल में राज्य संबंधी परिभाषाओं में ब्लंडसली की परिभाषा जो है वो महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा था किसी निश्चित भूमि प्रदेश के निवासियों का अपना राजनीतिक रूप में संगठन होना चाहिए। वुड्रो विल्सन ने कहा कि विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध और निश्चित भूमि प्रदेश में रहने वाली जनता ही राज्य है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य एक अवयव संस्थान है, एक वर्ग है, एक यंत्र है, एक सुरक्षा कंपनी है। सही जवाब होगा इसमें एक यंत्र के रूप में है। सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य एक यंत्र है। उदारवादी विचारक राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं जिसे सब मनुष्यों या उनके समूहों ने मिलकर अपने हित और लाभ के लिए बनाया है। यह विचार राज्य के यंत्रीय सिद्धांत के साथ निकटता से जुड़ा है। सामाजिक समझौता का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में ऐसी परिकल्पना को व्यक्त करता है जिससे उदारवाद की मान्यताओं की पुष्टि होती है। इसमें यह कल्पना की गई कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया और ऐसे में सामाजिक समझौते के अनुसार राज्य एक यंत्र है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? जेंक्स, हेनरी मैन, लास्की या मॉर्गन? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि हेनरी मैन। परिवार या कुटुंब सामाजिक विकास की पहली इकाई होती है। पितृ प्रधान परिवार प्रणाली के समर्थकों में हेनरी मैन का महत्वपूर्ण स्थान है। मैकलेनन, मॉर्गन और जेंक्स जो हैं वो पितृ प्रधान परिवार के समर्थक हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य
मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक प्राप्ति है। आपके विकल्प हैं दैवी सिद्धांत, बी सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, सी शक्ति सिद्धांत या फिर डी ऐतिहासिक सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी यानी कि ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास की एक विशेष अवस्था में राज्य की उत्पत्ति हुई। जिन कारणों से इसकी उत्पत्ति हुई वह बहुत से सक्रिय थे। राज्य कोई ऐसा संघ नहीं था जो एक दो दिन में बन गया हो, बल्कि इसके उत्पन्न होने में हजारों वर्षों का समय लगा होगा। सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज जटिल होता चला गया। इस कारण से एक ऐसे संगठन की आवश्यकता समाज में हुई जो जीवन को नियमित कर सके। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य का जन्म हुआ। आरंभ में यह समाज असंगठित था, लेकिन धीरे धीरे संगठित होने लगा। इसी विकास क्रम की एक अवस्था में जबकि मनुष्यों ने गांवों में रहना शुरू कर दिया था और कृषि व अन्य व्यवसायों का जन्म हो गया था, इसी के परिणाम स्वरूप युद्ध के फलस्वरूप सबल समूहों ने निर्बलों के ऊपर अपना आधिपत्य कर लिया। विजेता समूह का मुखिया इस प्रकार पराजित समूह और अपने समूह का राजा बन गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया बाल्फोर समिति में, बैवरीज प्रतिवेदन में, न्यू डील नीति में या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या बी यानी कि बैवरीज प्रतिवेदन में। लॉर्ड विलियम बैवरीज की रिपोर्ट को कल्याणकारी राज्य का श्रेय मिलना चाहिए, जिसने 5 बड़ी बुराइयों जैसे बीमारी, बेगारी, अज्ञानता, भूखमरी, आश्रयाभाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना किया। क्योंकि इटली की श्रम सरकार ने बैवरीज रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया, इसलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर होने का श्रेय प्राप्त है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। लोक कल्याणकारी राज्य दो अतियों के बीच एक समझौता है जिसमें एक ओर साम्यवाद है तो दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए हॉबमैन का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता एक ऐतिहासिक सत्य था, एक दार्शनिक सत्य था, एक वैधिक कल्पना थी या फिर एक विवेकशील अनुबंध था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि यह एक दार्शनिक सत्य था। आंसर होगा बी। हॉब्स ने प्राकृतिक दशा का जो विवरण दिया है उसका अर्थ ये नहीं कि कभी मनुष्य सचमुच ऐसी अवस्था में रहते थे। उसका अभिप्राय, उसका अर्थ ये स्पष्ट करना है कि जब कोई स्थिर सरकार नहीं होती तब मनुष्यों की दशा कितनी शोचनीय होती है। इसी तरह सामाजिक समझौते का विचार भी कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक कल्पना है जो दार्शनिक सत्य को व्यक्त करती है। इससे प्रकट होता है कि सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी उत्पत्ति जनसाधारण की इच्छा से और जनसाधारण के हित साधन के उद्देश्य से हुई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके विकल्प हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ग्रीन ने राज्य का अंत कर देने का समर्थन किया, मार्क्स ने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, या फांसीवाद राज्य की शक्तियों को सीमित करने का पक्षधर है। सही जवाब इसमें होगा विकल्प ए। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हर्बर्ट स्पेंसर इत्यादि राज्य के सावयवी सिद्धांत के समर्थक हैं। अराजकतावादी राज्य का अंत करने का समर्थन करते हैं, जबकि ग्रीन तो राज्य की महत्तम भूमिका का समर्थन करता है। राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार हीगल ने माना, जबकि मार्क्स ने राज्य को वर्ग शोषण का अंश माना है। फांसीवादी राज्य की शक्तियों को महत्तम और निरंकुश बनाना चाहते हैं, जबकि उदारवादी राज्य को सीमित करने के पक्षधर हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है?
आपके विकल्प हैं लॉक, बार्कर, गार्नर, हेनरी मैन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि लॉक। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत यह मानता है कि राज्य समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप धीरे धीरे आकार लेता चला गया और आज भी इसमें बदलाव आ रहे हैं। गार्नर, बार्कर और हेनरी मैन इस सिद्धांत के समर्थक हैं। लॉक राज्य की उत्पत्ति के अनुबंधवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। सेबाइन के अनुसार वह कौन सा दार्शनिक था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो अर्थ आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है। आपके विकल्प हैं लॉक, आपके विकल्प हैं प्लेटो, अरस्तु, रोमन न्यायविद या मैकियावली। तो सही जवाब इसमें होगा विकल्प संख्या डी यानी कि मैकियावली। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। यह किसने कहा कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता बल्कि स्वयं उसका जन्म संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। तो आसान सवाल है, आंसर इसमें आपका हो जाएगा लॉक, विकल्प संख्या ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। किसने कहा है कि राज्य न तो ईश्वर की कृति है, न श्रेष्ठ भौतिक शक्ति का परिणाम है, न परिपाटी और न ही परिवार का विस्तार मात्र। विकल्प आपके दिए गए हैं हीगल, जीडीएच कोल, लास्की या गार्नर। तो सही जवाब इसमें होगा विकल्प संख्या डी यानी कि गार्नर। गार्नर जो है राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है और उसका मानना है कि राज्य न तो ईश्वर की कृति है, न श्रेष्ठ भौतिक शक्ति का परिणाम है, न परपाटी है और न ही परिवार का विस्तार मात्र। राज्य तो व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप धीरे धीरे विकसित और जटिल होता गया। रक्त संबंध, शक्ति अनुबंध और परंपराएं सहयोगी हैं, बल्कि इसका मूल कारण नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ है नगर राज्यों के पतन के बाद, या फिर रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, या फिर जमींदारी या पूंजीवादी राज्य के पतन के बाद, या ओरिएंटल साम्राज्य के पतन के बाद। तो सही जवाब इसमें होगा आपका विकल्प संख्या सी यानी कि राष्ट्र राज्य का जो उद्भव हुआ वो जमींदारी राज्य के पतन के बाद हुआ है। राष्ट्र राज्य का उद्भव जमींदारी राज्य के पतन के बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी से यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। तब तक जमींदारों और धर्माधिकारियों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। लोग राष्ट्रीयता, भाषा और संस्कृति की एकता और देश की प्राकृतिक सीमाओं इत्यादि के विचार से स्थायी समूह के रूप में जुड़ गए। इस तरह पहले फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और रूस में और फिर जर्मनी और इटली में राष्ट्र राज्यों का विकास हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य उत्पीड़न का एक यंत्र है? सही जवाब इसमें हो जाएगा कार्ल मार्क्स, विकल्प संख्या बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। राज्य के विकास संबंधी निम्नलिखित चरणों को सही कालक्रम में चुनिए। रोमन साम्राज्य, प्राच्य साम्राज्य, ग्रीक नगर, सामंती राज्य या फिर राष्ट्र राज्य। तो इसमें आप अपना जब आंसर मिलाएंगे कूट की सहायता से तो आपको जो सही जवाब मिलेगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि 23145। 23145 आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या सी। कहने का मतलब है कि अगर राज्य के ऐतिहासिक विकास के क्रम को देखें तो सबसे पहले कबीलों के संगठन, उसके बाद पूर्वी राज्य, फिर यूनानी नगर राज्य, फिर रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य और उसके बाद राष्ट्र राज्य का विचार आता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। राज्य रात्रि प्रहरी के समान कार्य करता है जिसकी सेवाओं की आवश्यकता जब व्यवस्थित अस्तित्व खतरे में होता है तब पड़ती है। राज्य की भूमिका संबंधी यह धारणा परिपुष्ट करती है किसको? अराजकतावाद को, व्यक्तिवाद को, आदर्शवाद को या फिर बहुलवाद को। तो आंसर आपका होगा इसमें
व्यक्तिवाद को यह परिपुष्ट करती है। लॉक जो है नकारात्मक उदारवादी अर्थात व्यक्तिवादी है, जो मानता है कि मनुष्य को सरकार पर नियंत्रण और निगरानी रखने का पूरा अधिकार है। वह ऐसे गृहस्वामी की तरह है जो अपने घर की रखवाली के लिए पहरेदार रखता है, फिर स्वयं जाग जाग कर यह देखता है कि कहीं पहरेदार तो सो नहीं गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? टी.एच. ग्रीन, बेंथम, लास्की या फिर गार्नर? सही जवाब इसमें हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन ने 3 बड़ी बुराइयों जिसमें से अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी है, इसके उन्मूलन पर बल दिया और इस प्रकार उसने कल्याणकारी राज्य के विचार का पूर्वाभास किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है? तो राज्य की प्रशंसा करने वाले विचारकों में कौन है? तो आपके विकल्प हैं अराजकतावादी, व्यक्तिवादी, आदर्शवादी या फिर साम्यवादी। तो सही जवाब इसमें होगा विकल्प सी, आदर्शवादी। आदर्शवादी आप जानते ही हैं कि राज्य को वो सर्वोच्च मानता है और व्यक्ति को उसके नीचे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी मानता है? विकल्प हैं आपके लास्की, मेटलैंड, मिस फॉलेट या बार्कर। तो बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी मानता है मिस फॉलेट। विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। मिस फॉलेट बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी मानती हैं। कुमारी फॉलेट ने अपनी पुस्तक द न्यू स्टेट, ध्यान रखिएगा इनकी पुस्तक का नाम है द न्यू स्टेट, इसमें इन्होंने बहुलवाद की विशेषता बताई है। वे समूह या संघ के महत्व को मान्यता प्रदान करती हैं और इस बात पर ध्यान देती हैं कि आज हमारे समूह जीवन की विविधता का विशेष महत्व है, जिसे तत्काल राजनीति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। किसने कहा कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है? आपके विकल्प हैं कार्ल मार्क्स, लास्की, मैकाइवर या डुगवी। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि मैकाइवर। मैकाइवर की पुस्तक का नाम मॉडर्न स्टेट है और इसमें इन्होंने बहुलवादी विचार का समर्थन किया है और कहा है कि राज्य समाज की अन्य अनेक संस्थाओं में से केवल एक संस्था है। यद्यपि इसके कार्य अनोखे ढंग के हैं, राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं होती हैं। उसकी सीमाएं, उसके अधिकार और उसकी जिम्मेदारियां सभी निश्चित होती हैं। निगम की तरह राज्य के भी अधिकार और कर्तव्य होते हैं। लास्की जो है वो राज्य को एक प्रतिनिधि मानता है। मार्क्स राज्य को शोषण का एक यंत्र मानता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। यह किसका कथन है? जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। विकल्प आपके हैं मैकाइवर, विकल्प आपके हैं बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स या लेनिन। तो सही जवाब इसमें होगा विकल्प संख्या डी, लेनिन आपका सही जवाब होगा। पूंजीवादी राज्य के विनाश के बाद अर्ध या संक्रमणकालीन राज्य के रूप में नए राज्य यानी कि समाजवादी राज्य का निर्माण होगा। यह सर्वहारा का अधिनायकवाद होगा, जिसे राज्य होने की मान्यता मिल जाएगी, तभी स्वतंत्रता का वंचन हो जाएगा। यदि राज्य का अस्तित्व होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी और यदि स्वतंत्रता का अस्तित्व होगा तो राज्य नहीं होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? विकल्प आपके हैं मैकाइवर, लॉक, लास्की या ऑस्टिन। तो सही जवाब इसमें होगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि मैकाइवर। मैकाइवर जो है वो राज्य तथा कानून के बीच में संबंध स्थापित करता है। मैकाइवर के अनुसार राज्य कानून का बच्चा और संरक्षक दोनों है। इसका मतलब है कि राज्य संवैधानिक कानून का बच्चा है और सामान्य कानूनों का संरक्षक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40। किसने राज्य को बुर्जुआ वर्ग के मामलों के प्रबंधन करने वाली कार्यकारी समिति के रूप में देखा है? आपके विकल्प हैं लेनिन, एंजल्स, स्टॉलिन या कार्ल मार्क्स। सही जवाब होगा इसमें
विकल्प डी कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, संप्रभुता की एकलवादी अद्वैतवादी धारणा किसकी प्रधानता को स्वीकार करता है? विकल्प आपके हैं राज्य का अधिकार, निश्चित अधिकारी, संसद की संप्रभुता या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा निश्चित अधिकारी। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता एक निश्चित प्रधान व्यक्ति में निहित होगी। वह प्रधान एक व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह, एक हो या समूह, इसे स्पष्ट और निश्चित मानव होना चाहिए जिसे प्रत्येक व्यक्ति देख सके। इस प्रकार ऑस्टिन की संप्रभुता एक मानवीय संप्रभु में होगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, राज्य उसी प्रकार व्यक्ति से पूर्व है जिस प्रकार संपूर्ण अपने अंश से पूर्व। यह कथन किसका होगा? आपके विकल्प हैं स्पेंसर, लास्की, रूसो और अरस्तु। तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें, सही जवाब इसमें आपका जो होगा वो होगा विकल्प संख्या डी यानी कि अरस्तु। अरस्तु के अनुसार राज्य एक समग्रता है और व्यक्ति उसका अंग है। समग्र पहले आता है और अंग बाद में, इसलिए इस उद्धरण के आधार पर, इस कथन के आधार पर राज्य व्यक्ति से पहले आया। यदि व्यक्ति को राज्य से अलग कर दिया जाए तो वह स्वावलंबी नहीं हो सकता। व्यक्ति का राज्य से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। जो व्यक्ति राज्य या समाज के बिना रह सकता है और अकेला होने पर भी स्वावलंबी हो सकता है, वह या तो पशु या तो देवता है। इस प्रकार राज्य एक जैवीय इकाई है और उसकी अवयवी समग्रता व्यक्ति से पूर्ववर्ती होनी चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं है? आपके विकल्प हैं प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का प्रभाव, समष्टिवादी वैचारिक वातावरण या पुनर्जागरण और धर्म सुधार। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी यानी कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति की विवेचना में किसने सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? आपके विकल्प हैं ग्रोसियस, हॉब्स, कांट या बेंथम। तो सही जवाब होगा इसमें बेंथम आपका सही जवाब हो जाएगा। बेंथम ने राज्य की उत्पत्ति के अनुबंधवादी और सावयव सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए कहा कि समझौता सिद्धांत द्वारा आज्ञा पालन के कर्तव्य का कोई निश्चित प्रतिपादन नहीं होता। व्यक्ति राजाज्ञा का पालन इसलिए नहीं करता है कि उसके पूर्वजों ने उसके लिए कोई समझौता किया था। व्यक्ति इसके लिए किसी ऐतिहासिक समझौते द्वारा बाध्य नहीं है। वह राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है कि ऐसा करना उसके लिए उपयोगी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, किसने इस विषय पर बल दिया कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? विकल्प आपके हैं बोदा, कांट, हॉब्स और बर्क। सही जवाब होगा कांट यहाँ पर आपका विकल्प संख्या बी। राज्य को सर्वोपरि समझते हुए भी कांट उसे सर्वाधिकारवादी नहीं बनाता। राज्य के कार्यों को वह एक अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने तक सीमित रखता है। नैतिकता कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर कर्म करने और नैतिक नियम का पालन करने में है। राज्य शुभ जीवन के मार्ग में से बाधाओं को हटाकर ऐसी बाह्य परिस्थितियां उत्पन्न करता है जो कि नैतिकता के विकास के लिए अनुकूल हो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा को व्यक्ति का मूल अधिकार मानता है? तो विकल्प आपका इसमें डी वाला सही होगा यानी कि हॉब्स। लॉक जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति इसके अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, जबकि हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का मूल अधिकार मानता है। उसी अधिकार की रक्षा के लिए समझौता के परिणाम स्वरूप राज्य और सरकार का निर्माण किया गया था। अगर राज्य इसकी रक्षा नहीं कर पाता है तो व्यक्ति इसके विरुद्ध क्रांति कर सकता है। इस अवधारणा के कारण ही हॉब्स को सबसे बड़ा व्यक्तिवादी माना जाता है। अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें आपको दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और 2। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसको आपको मैच करवाना है। तो राज्य एक संपूर्ण समुदाय है, यह कथन कहा था अरस्तु ने। इसके बाद राज्य मानव अवयव का प्रतिरूप है, यह कथन है ब्लंडसली का। राज्य शक्ति है, यह कथन है टाटस्की का। विकल्प आपका सी का 4 मैच करवाएंगे, सी का 4 मैच करवाएंगे। इसके बाद है राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य है। तो ये कहा था जेएस मिल ने। तो आंसर आपका इसमें डी का 3 हो जाएगा। और स्कूट की सहायता से जब आप सही आंसर लगाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी 1 2 4 3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें भी आपको दो सूचियां दी गई हैं। हॉब्स, यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और उसके प्रतिपादक। तो यहाँ पर देखेंगे थॉमस हॉब्स जो है वो सामाजिक समझौता के सिद्धांत से संबंधित हैं, राजनीतिक संविदा सिद्धांत या सामाजिक संविदा सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा आपका ए का 4। इसके बाद आपको देखना है कि ओपेनहाइमर, तो ओपेनहाइमर का संबंध है शक्ति सिद्धांत से, बी का 3 हो जाएगा। इसके बाद हेनरी मैन जो है वो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत के, सी का 1। और उसके बाद जेम्स प्रथम दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है, तो डी का 2 आपका सही हो जाएगा। इसलिए जब आप कूट की सहायता से अपना आंसर मैच करेंगे तो आंसर आपको सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 49 में है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सैद्धांतिक स्रोत है। तो आपको जो विकल्प दिए गए हैं, ए मार्क्सत्तर संशोधनवादी, जेएस मिल ग्रीनवल्लास्की, ब्रिटिश समाजवादी विचारक या उपर्युक्त सभी। तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 और आज की इस अभ्यास सीरीज का आखिरी सवाल। राष्ट्र राज्य की अवधारणा निम्न कारकों में से किसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल थी? धर्म सुधार आंदोलन, सामंतवाद और पुनर्जागरण, या धर्म सुधार आंदोलन वैज्ञानिक विकास व पुनर्जागरण, या पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन व वाणिज्यिक क्रांति, या पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन और मानववाद। तो सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या सी, यानी कि पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन और वाणिज्यिक क्रांति राष्ट्र राज्य की अवधारणा के कारकों में ये शामिल है। मध्ययुगीन राज्य आधुनिक अर्थ में राज्य नहीं था, उस पर पूरी तरह से चर्च का नियंत्रण था, परंतु पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलनों ने धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद के ज्ञान का प्रसार किया। विज्ञान की उन्नति से एक नई जागरूकता आई। साथ ही वाणिज्यिक क्रांति की सफलता ने सामाजिक गठन को परिवर्तित किया। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ। तो इसमें पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और वाणिज्यिक क्रांति ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो ये था आपके लिए वो 50 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी राज्य के तीसरे भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।